बच्चों, वेलकम टू स्टूडियो बाय सुपरकिड। दिस इज मैं आलम, योर कमेंटेटर। एंड बच्चा, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशन मैं आप लोग लेकर के यहाँ पर आ जाऊंगा एंड आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको एग्जाम लिखना है, एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एंड उन क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो आज उसी सीरीज में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, जिसमें हम आज बात करेंगे कि टॉपर्स की ना फुल मार्क्स आते कैसे। यानी क्वेश्चन लगभग सबको ऑब्वियसली सबका सेम ही क्वेश्चन होता है। आंसर जब लिखने जाते हैं तो कुछ लोग सही भी लिखते हैं बट स्टिल उनके फुल मार्क्स नहीं आ पाते एंड कुछ लोग ही टॉपर्स बन पाते हैं। अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 कितने बच्चों के आए थे लास्ट ईयर, तो वो लोग बहुत लिमिटेड थे। तो ऐसा क्या करते हैं वो लोग, ऐसा कैसे होता है, ऐसा इवन इट इज लाइक हाउ इवन इट इज पॉसिबल फॉर अस कि भाई समझे हम लोग कि किस तरह से अपने पेपर को लिखें, जो कि आपकी जो माइनर मिस्टेक्स होती है, जहां पे मार्क्स आपके कटते हैं, उनसे बचा जाए। Is it? तो आज ये पूरे सेशन में हम यही बात करेंगे कि टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या होती है आंसर लिखने की, और आपको अपने आंसर लिखते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक पैटर्न समझाने आया हूँ। ऑब्वियस है कि ये पैटर्न से आपका होने कुछ नहीं वाला, बिकॉज आपको ये पैटर्न ऑलरेडी पता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पैटर्न में समझाने आया हूँ कि कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितना क्या आएगा, भाई ये सब कुछ सबको पता है। तो ऑल दो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन जो है आपको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए, किस सेक्शन से स्टार्ट करूं, कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लो। ये वाली चीज भी मैं आपको बताऊंगा कि आइडियल सिचुएशन ऑब्वियस से आप लोग अपने एग्जामिनेशन वाले डे पे जैसा आपको लगता है आप अपने हिसाब से जरूर करना, बट एक आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है पेपर को अटेम्प्ट करने की, वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप 19 ऑफ मार्च को अगर आप पेपर लिख रहे हो तो ऑब्वियस है आपका पेपर आ गया। 80 मार्क्स का आपका पेपर है जो रिटर्न पेपर है एंड इसमें आपको दो सेक्शन में आपका पेपर आएगा। कंप्लीटली क्लासिफिकेशन होगा दो डिफरेंट सेक्शन का, सेक्शन ए होगा एंड दूसरा एक सेक्शन बी हो जाएगा। तो सेक्शन ए सेक्शन बी में हम बात करें, सेक्शन ए आपको 100% है कि वहां पर क्या मिलेगा, मैक्रो मिलेगा, एंड सेक्शन बी आपको क्या मिलेगा, इंडियन इकोनॉमिक्स मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि बच्चा ऐसा मत करना बस आप लोग की एक क्वेश्चन यहाँ का, एक क्वेश्चन वहां का, एक क्वेश्चन यहाँ का, एक क्वेश्चन वहां का, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहली मिस्टेक ये होती है कि हम सोचेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक्स के दो क्वेश्चन हमें आते हैं तो पहले वो दो कर लिए, फिर मैक्रो के आते हैं, फिर मैक्रो कर लिया। ऐसा ना करो, ट्राई ये कीजिएगा कि ट्राई ऐसा करना है अपन को कि बेसिकली हम पहले सेक्शन ए स्टार्ट करें, हम सेक्शन ए स्टार्ट करें एंड सेक्शन ए में एकदम सीक्वेंस वाइज ट्राई करो आप। अच्छा, सीक्वेंस मैंडेटरी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए। अगर कोई ये कहता है कि सर आपने ऐसा बोल दिया क्या कि सीक्वेंस मैंडेटरी है, तो मैं अभी भी यहाँ पर आपको क्लियर कर रहा हूँ कि सीक्वेंस मैंडेटरी नहीं है। बट द थिंग इज कि अगर आप चाहते हो कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके चेकर को, आपका चेकर वही समझे जो आप समझाना चाहते हो, तो फिर ये कंफ्यूजन अवॉइड करना है आपको। ट्राई करना है कि आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चला। जैसे एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज कर लो, इसके बाद 3 नंबर वाला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। बट अगर आपको 6 नंबर वाला क्वेश्चन पहले अच्छे से आता है तो आप 6 नंबर वाला भी पहले कर सकते हो, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आइडियल सिचुएशन की बात की जाए तो सीक्वेंस फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके चेकर के लिए, क्योंकि उसको एक आंसर शीट मिलेगी चेक करने के लिए एंड वो आंसर शीट देख करके चेक करते हैं तो उनके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, और जितना हम उनके लिए इजी करेंगे हमारे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑब्वियस है, चलो भाई ये बहुत बेसिक बात हो गई। अब उसमें हमने बोला कि भाई सेक्शन ए मैक्रो हो गया, सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक्स हो गया, तो फिर क्या बोला, दिस पेपर कंटेन्स 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 20 एमसीक्यूज आएंगे। आपको लाइन से लगातार नहीं करने हैं। आपको 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 एमसीक्यूज होंगे, वो मैक्रो के आएंगे, 10 एमसीक्यूज होंगे वो इंडियन इकोनॉमिक्स के आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप क्लासिफिकेशन प्रॉपर आप सेक्शन का कर रहे हो तो आप ऑब्वियस है मैक्रो वाला एमसीक्यू मैक्रो में लिखो एंड आईडी यानी इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के जो एमसीक्यूज है वो इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट वाले सेक्शन में ही लिखो। इज इट? तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं कि भाई एमसीक्यू वाले 20 क्वेश्चन लगातार कर दिया आपने। इज इट? वो भी एक नेगेटिव आपका इंपैक्ट हो जाता है। इज इट? तो आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा अपने पेपर के अंदर। तो हमें मिलेंगे बच्चा 4 क्वेश्चंस जो कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी 4 3 है ना। यहाँ पर हमने बोला कि सर कितने मार्क्स हो जाएंगे, तो 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आप, जिसमें एक आइडियल वर्ड्स होंगे। कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं मैक्सिमम, आपको ये मान के चलना है कि आपको एटलीस्ट 60 to 80 वर्ड्स में आंसर करना है। बहुत ज्यादा बड़ा आंसर लिखना भी गलत है, बहुत छोटा आंसर लिखना भी गलत है। तो टू द पॉइंट अगर आप अपना आंसर फ्रेम करते हो तो 60 to 80 वर्ड्स एक आइडियल लिमिट होगी आपकी इस आंसर को लिखने की, 3 नंबर वाले आंसर्स को लिखने के लिए आपकी एक आइडियल लिमिट क्या होगी, 60 to 80 वर्ड्स होगी। करेक्ट? ये बात का ध्यान रखिएगा। देन आगे बात करें, दिस पेपर कंटेन 6 शॉर्ट क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 3 क्वेश्चंस आपके मैक्रो के, 3 क्वेश्चन इन इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में आएंगे। सब कुछ इक्वली क्लासिफाइड है, 80 में से 40-40 मार्क्स का क्लासिफिकेशन है मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक्स का। एमसीक्यूज में 20 में से 10 क्वेश्चन मैक्रो के, 10 क्वेश्चन आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के। 3 नंबर वाले जो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 मैक्रो में, 2 इंडियन इकोनॉमिक्स में।
6 क्वेश्चन जो 4 नंबर वाले आ रहे हैं, 3 मैक्रो में, 3 इन इकोनॉमिक्स में। एंड सेम अगर हम बात करें तो 4 बड़े क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर वाले, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैक्रो के एंड 2 क्वेश्चन आपके बेसिकली कितने आएंगे, तो मतलब सर 4 क्वेश्चन है 6 नंबर वाले, इज इट? तो 24 यहाँ से हो गया, 24 यहाँ से हो गया, 12 मार्क्स यहाँ से हो गया एंड 20 मार्क्स यहाँ से हो गए। ये ओवरऑल अगर आप प्लस कर लेते हो तो आपका 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो अगेन मैं बोल रहा हूं कि 3 नंबर में 60 टू 80 वर्ड्स, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है समझना। देन अगेन 4 मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आते 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में। आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके लिखने के वे पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें तो देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो इस बात का ध्यान रखिए 60 टू 80 वर्ड्स अपने 3 मार्क्स में लिखना है एंड 80 टू 100 वर्ड्स का आपको लिमिट सेट करके चलना है। एंड ये आपको 4 नंबर के लिए ये एक आइडियल सिचुएशन होगी जिसके अकॉर्डिंग आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। एंड जब आपसे बोला गया 6 नंबर के, तो 6 नंबर में आप अपना आंसर बिल्कुल एलिब्रेट कर सकते हो, डिटेल मैनर में आप एक्सप्लेन कर सकते हो जो भी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपका क्वेश्चन ऐसा कुछ है जहां पे ग्राफ बन सकता है, आप ग्राफ बनाइए। जहां पे आपको लगता है शेड्यूल बन सकता है, शेड्यूल बनाओ। जहां पे आपको लगता है कि एग्जाम्पल से दिया जा सकता है, एग्जाम्पल्स दो। यानी 6 नंबर में आपको 100% कुछ एड ऑन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंपल सिंपल नहीं, अगर आपको कोई भी डेफिनेशन आती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको आता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, 6 नंबर में ए और बी पॉइंट करके पूछा गया, 3 3 नंबर में पूछा गया, ठीक है। 3 नंबर मॉनेटरी पॉलिसी पूछा गया, 3 नंबर फिस्कल पॉलिसी पूछा गया। तो आप ट्राई ये करो कि मॉनेटरी पॉलिसी की सिर्फ डेफिनेशन लिख के मत आओ। मॉनेटरी पॉलिसी के आप डेफिनेशन के साथ साथ आपने टूल्स लिख दिए, आपने मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है, कौन लेकर के आता है वो लिख दिया, आपने उसको ग्राफ बना के बता दिया कि कैसे हम लोग मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं थ्रू द मनी मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये आपने वहां पे मेंशन कर दिया। आप अगर फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हो, फिस्कल पॉलिसी का और क्या बोलते हैं, यूनियन बजट डेफिनेशन लिखने के साथ साथ क्यों लेके आया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन लेके आता है, गवर्नमेंट लेकर के आता है, ये सब कुछ आपने मेंशन कर दिया। तो 6 नंबर में आपके पास आपके थॉट्स को एक्सप्लेन करने की या थॉट्स को रिप्रेजेंट करने की कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप इजीली अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। 100 से 150 वर्ड्स की लिमिट यहाँ पे डाली गई, बट अगर आपको लगता है कि उस आंसर में कुछ भी क्रिएटिविटी की जा सकती है तो आपको डेफिनेटली 100% करना है। गॉट इट? सो ये बात रही पेपर, जब आपकी एग्जामिनेशन में आपके एग्जामिनेशन जब क्वेश्चन पेपर आता है तो कुछ चीजें हमें माइंड में रख के ही पहुंचनी है एग्जामिनेशन में, कि हम अपने क्वेश्चन पेपर को जब पढ़ रहे होंगे तो हमें ये बेसिकली पता होगा कि हमने मैक्रो पहले स्टार्ट करना है, हमें इंडेक्स इकोनॉमिक्स पहले स्टार्ट करना है, सब कुछ वहीं पे डिसाइड नहीं करना है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एग्जाम में होगा जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई, एग्जाम में क्वेश्चंस जो आएंगे ना उसको देखा जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि वो हमें नहीं पता। जो हमें पता है उसको पहले से प्रिपेयर करके चलो, क्योंकि ये वाली बात ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे जाके शॉकिंग एलिमेंट होगा कि सिट शिट यार 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज आ गए। पता है ऑलरेडी 20 क्वेश्चन आएंगे। ऐसा कोई शॉकिंग एलिमेंट नहीं होगा कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन जो है ना वो 6 आ गए। अरे भाई वो ऑब्वियस आएंगे। क्वेश्चन कौन से आएंगे वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। उसके लिए शायद हमारे लिए डिफिकल्ट होगा अभी से प्रोडिक्शन करना कि हम पहले कौन सा क्वेश्चन करेंगे, बाद में कौन सा क्वेश्चन करेंगे। बस ये जरूर डिसाइड कर सकते हो कि पहला कौन सा सेगमेंट मुझे पिक पिक करना है, कौन सा जो सेक्शन है मैक्रो पिक करना है। मेरे फेवरेट मैक्रो है या इकोनॉमिक्स है। मुझे ये डिसाइड जरूर करने के मैं एमसीक्यू उसको पहले करूंगा या 6 नंबर वाले क्वेश्चन को पहले करूंगा। ये चीज आपको यहीं से लेके चलनी है ताकि आधा प्रिपेयर्ड तो आपका माइंड रहे, आधा उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कर लो। करेक्ट? तो एक तो बात ये हो गई, बट आपने बोला था सर की टॉपर्स की कॉपी वगैरह भी आप दिखाओगे, तो बिल्कुल दिखाऊंगा। बट कुछ चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई, एंड आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अराउंड अराउंड 180 मिनट्स मिलेंगे। आपको 180 मिनट्स मिलने वाले हैं, है ना, ऑब्वियस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये टाइम मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर क्लियरली कह दूं कि कोई भी बच्चा प्लीज ये ना बोले कि इकोनॉमिक्स में पेपर मुझे आता था बट छूट गया, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं होती। इकोनॉमिक्स का पेपर हम डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कब बच्चा, आपके पेपर के तुरंत बाद 19 ऑफ मार्च को हम आ जाएंगे यहाँ पर 2:30 या 3 PM तक हम लोग यहाँ पर अपना एक लाइव सेशन स्टार्ट कर लेंगे, जिसका पार्ट आप लोग को बनना है, ताकि हम इस सेशन में आकर के पूरा पेपर डिस्कस कर पाए और हमें बता पाऊं कि आपको यहाँ पे क्या करना था जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। राइट? तो 180 मिनट्स का आपको पेपर आपको मिलेगा, जिसमें मैं आपको ये बोलूंगा ये हमारे लिए इनफ टाइम है, ये हमारे लिए इनफ है, जिसमें से हमें 34 क्वेश्चंस करने हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना है, 34 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चंस ऑब्वियस है हमारे एमसीक्यूज हैं। जिसमें एमसीक्यूज में मैं आपको बता दूं कि बेसिकली एमसीक्यूज का खेल ये होता है कि अगर मैं 20x1 भी मान लूं, जो कि बहुत ज्यादा है, 20x1 भी मान लूं, तो भी मेरे 20 मिनट के अंदर क्या हो जाने चाहिए, मेरे एमसीक्यूज हो जाने चाहिए। इज इट? 3 नंबर की क्वेश्चन के लिए अगर मैं बोल रहा हूँ 3 मार्क्स, 3 क्वेश्चन आने वाले, सॉरी 4 क्वेश्चन आने वाले 3 नंबर वाले। अगर मैं 5 मिनट का भी टारगेट रख लूं, चलो मैं 5 मिनट, जो कि 5 मिनट बहुत होता है 3 नंबर के लिए, तो मैं 5 मिनट का भी टारगेट टारगेट रख लूं, तो भाई 5 4 20, 20 मार्क्स, तो सॉरी 5 4 20, 20 मिनट्स में आपका क्या हो जाएगा,
20 मिनट्स में आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। इसको टाइम को आप इंक्रीज कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी इस मेंटेलिटी को बिल्कुल लेके ना चले कि पेपर छूट जाएगा जैसे उसका टाइम कम है। देन आगे बात करेंगे बच्चा 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन के लिए मैं 8 मिनट ले लेता हूँ। चलो सिर्फ कितना लेता हूँ, 8 मिनट्स ले लेता हूँ। तो भाई 6 क्वेश्चन करने के लिए मतलब मेरे पास हर क्वेश्चन के लिए 8 मिनट्स है अगर, तो 6 8 48 में 50 मिनट्स लिख लेता हूँ। चलो मैंने यहाँ पर 50 मिनट ले लिए आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। क्लियर है बच्चा? या चलो छोड़ो यार, अपन 8 मिनट्स एंड ऑल छोड़ो, 10 मिनट ले लेते हैं पर्टिकुलर। तो 10 मिनट में ले लिया हमने, 60 मिनट्स है। कितने हैं बच्चा? तो अपने पास 60 मिनट्स है। 60 मिनट्स हो गए तो अपने लिए बिल्कुल ठीक है सर। अब अगेन एंड अगेन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 60 मिनट्स हुए, तो अब हमारे पास बचा गया, हमारे पास बचे बस 6 नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि कितने आते हैं, जो कि 4 आते हैं। मैं इसके लिए बोलता हूँ भाई आप लोग एक्सट्रीम लेवल पे चलोगे तो भी आप 4 2 8 यानी 80 मिनट्स ले लो। अब बताइए, उसके बाद भी आप लोग देखिए कि आपका पेपर कितना इजीली हो सकता है। कि भाई 80 मिनट्स ये हो गए, है ना, 80 एंड 60 हो गए 140 मिनट्स, एंड 140 और 20 एंड 20 कितने हो गए, 20 और 20 कितना हो गया 180। तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है बच्चा, 180 मिनट्स आ रहा है। आ रहा है 180 मिनट्स, तो आपको बिल्कुल सर 180 मिनट्स आ रहा है। कहीं से भी आपको लग रहा है आपका पेपर छूटेगा? मैंने 6 नंबर के लिए 20 मिनट लिए हैं, मतलब आप 20 मिनट में अपना एक आंसर कंप्लीट करोगे, और मैंने 10 मिनट लिए 4 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, तो भी हमारे पास टाइम इनफ लग रहा है। ये बहुत ज्यादा टाइम लिया है मैंने एमसीक्यू के लिए भी मैंने अगर 1 मिनट ज्यादा मतलब लिया है तो ज्यादा लिया है, क्योंकि एमसीक्यू पढ़ते हैं और आंसर आ जाता है ना, आंसर आ गया तो आगे उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। 1 2 5 क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यूज में जो कैलकुलेटिव आ सकते हैं, अदरवाइज बहुत ईजी है। जिसमें इंडियन इकोनॉमिक्स का तो और 30 सेकंड 20 सेकंड में आ जाता है आंसर। तो ये मैंने सब कुछ एक्सट्रीम लेवल पे टाइम लिख दिया, तब भी आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो पेपर छूटने वाली टेंशन तो नहीं है, इज इट? दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, कंप्लीट, इज इट? कोई भी क्वेश्चन आए, कुछ एक चेकर्स आपको रखने हैं कि कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना है। जब तक क्वेश्चन कंप्लीट ना हो, जब तक क्वेश्चन को समझ ना जाओ, पढ़ने के बाद, रीडिंग के बाद, मतलब आपको ध्यान रखना है आर प्लस यू देन प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना। तो आर यू डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, देन राइट, इज इट? तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना, सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। डायरेक्ट लिखना चालू मत करो कि लिखते रहो, लिखना चालू कर देंगे बाद में पढ़ लेंगे, बाद में समझ लेंगे, नहीं। पहले पढ़ लो, समझ लो, फिर लिखना, बिकॉज आपके पास कहीं कहीं पर चॉइसेस होंगी। वो चॉइसेस आप तभी पिक कर पाओगे जब आप पूरी तरह से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर चुके हो। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात थी कि टॉपर्स अपने मार्क्स कैसे लेते हैं, टॉपर्स अपनी कॉपी में कैसे अपने आंसर्स लिखते हैं, तो बच्चा ये कुछ तरीका मैं आपको बता दूं कि जो एमसीक्यूज के लिए सबसे आइडियल सिचुएशन क्या होगी। ये टॉपर की कॉपी जिसको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिले थे अपने एग्जाम में, है ना, ये टॉपर्स की कॉपी है, बोर्ड की कॉपी है, एंड जिसको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिले थे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसने कैसे लिखा है आंसर 13, ठीक है। इसको आंसर 13 ऑब्वियस एमसीक्यू आया होगा मान लेते हैं, तो आंसर 13, क्वेश्चन 13 पूछा गया होगा, आंसर 13 उसने लिखा, एंड ऑप्शन में इसने पूरा प्रॉपर लिखा है, सिर्फ डी लिख के नहीं आया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी। अरे भाई मार्क्स मिलने जैसी दिक्कत नहीं है, मार्क्स तो मिल जाएंगे तब भी, है ना, मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपका बी किसी को ए भी लग सकता है, आपका सी किसी को डी भी लग सकता है, समझ रहे हो बात को? तो मेरा ये सजेशन होगा कि जब भी आप अपने एमसीक्यूज को लिख रहे होगे, जो भी ऑप्शन आप लिखोगे, डी डी में क्या बात लिखी गई है वो जरूर मेंशन कर दो। टाइम है हमारे पास इनफ, हमारे पास प्रॉपर टाइम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देन रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, अगेन देखा आपने क्वेश्चन नंबर 14 को आंसर किया इसने, एक लाइन प्रॉपर छोड़ी है। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, 1 2 1 2 1 2 1 2, प्रॉपर गैप हो रहा है, यहां पे भी गैप हो रहा है। देन उसने आंसर 15 को देखो लिखना चालू किया, तो फिर उसने प्रॉपर 3 नंबर में आंसर लिखा है, जिसमें पूरा एक डेफिनेशन समझाया इनडायरेक्ट टैक्स का। हो सकता है क्वेश्चन लिखा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, प्लीज एक्सप्लेन दी लाइक टर्म इनडायरेक्ट टैक्स एंड ऑल, इज इट? तो इसने पूरा इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन किया, देन उसके बाद एग्जांपल लिख के अपने आंसर्स को फ्रेम किया। अब मेरे को भाई इस क्वेश्चन को चेक करना है, तो मैं कितने नंबर दूंगा, मैं 3 मार्क्स फुल दे दूंगा। अगर आपने एग्जांपल नहीं दिया, किसी बच्चे ने एग्जांपल दिया, वही सेम पर्सन कॉपी चेक कर रहा है, एग्जांपल वाले को वो 3 दे रहा था, वो आपको कैसे 3 देगा, वो आपको 2.5 दे देगा, इज इट? तो ये जो छोटी छोटी चीजें मार्क्स जो कटते हैं, आई होप आप इस बात को समझ रहे हो। एंड ये सेम मिस्टेक जो आप करते हुए आ रहे थे आपके प्री बोर्ड्स में कि सर हमने पूरा पेपर किया था और हमारे मार्क्स कट गए, वो चीज आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए इस मेन एग्जामिनेशन में, इज इट? इसलिए मैंने बोर्ड्स की कॉपी, जो टॉपर होते हैं उनकी कॉपी यहाँ पर आपको प्रेजेंट करी है। और भी चीजें मैं दिखाता हूं आपको, देखो क्वेश्चन 16 में मनी मल्टीप्लायर समझाया गया है, इन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन लिखा, इन्होंने मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मुला लिखा, इज इट? उसके बाद इन्होंने बोला इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच क्रेडिट क्रिएशन इज इंक्रीज। बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स के साथ इन्होंने आंसर किया है प्रॉपर, बिना किसी ऐसे कट पेस्ट करके या कुछ करके एंड ऑल,
प्रॉपर सिस्टमेटिक इन्होंने डेफिनेशन लिखा, फॉर्मुला लिखा एंड लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया कि मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच क्रेडिट क्रिएशन इज इंक्रीज। ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन परफेक्ट हो गया। इनको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना था, पहले क्वेश्चन से पिक किया इन्होंने, गिवन क्या है, देन हम लोग जानते हैं वी नो दैट कि k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। आप लोग ये सोचते हो कि 3 नंबर का क्वेश्चन आकर डायरेक्ट आंसर निकाल दो, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अरे भाई 3 नंबर लेना है, 4 नंबर लेना है आपको, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, गिवन प्रॉपर लिखो, फॉर्मूला प्रॉपर लिखो, फिर जो वैल्यू पुट करो, फिर बाद में आंसर निकालो, फिर जाके अपना आंसर लिखो। और यहां पर अगर स्पेस नहीं है आप नेक्स्ट पेज पे टर्न कर दो। तो ये भी एक तरीका था न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का। क्या निकालना है, देखो इन्होंने क्या करा, गिवन क्या है वो आपने मेंशन किया है, निकालना क्या है इन्होंने अलग से मेंशन किया कि टू कैलकुलेट डेल्टा वाई आपको निकालना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्वेश्चन जब मैं चेक करूं मुझे पता है कि गिवन क्या दिया हुआ है एंड क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं और फाइंड आउट करने के कौन सा फॉर्मुला लगाया है, तो मैं एज अ चेकर इसको प्रॉपर तरीके से समझ रहा हूं और मैं इजीली आंसर लिख पा रहा हूं। तो ये हमारे लिए बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख इस तरह से आपको एक चीज और मेरे को यहां से समझानी थी, यहां से मुझे आपको एक चीज और समझानी थी बच्चा, एंड वो चीज क्या थी हमारी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपके लिए समझना कि जो यहां पर आपने देखा कि जो भी मिस्टेक है उसको आपने क्या किया, यहां पर आपने क्रॉस कर दिया। आपने इसको, अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी कट वाली लाइन आपने कर दी एंड काम खत्म। ट्राई तो आपको ये करना है कि आपको ज्यादा ऐसे ओवरराइटिंग नहीं करनी है, ज्यादा चीजें गलत नहीं लिखनी है, बट स्टिल अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो एक सिंपल सा कट किया, काम खत्म, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही काट दिया या ऐसा कुछ भी करे जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करके चलोगे तो आपके मार्क्स आने के चांसेस पूरे फुल रहेंगे। यहाँ पर इन्होंने 4 नंबर का हो सकता है क्वेश्चन समझाया, तो अंडर किनेशियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी वी नो दैट द एक्सेस डिमांड रिफर्स टू, तो यहाँ पर हो सकता है एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन पूछी गई हो। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन लिख दी, देन एक्सेस डिमांड को आप ग्राफ के थ्रू भी समझा दो कि भैया एक्सेस डिमांड हमारा किस तरह से प्लॉट होता है। इज इट, यहाँ पर इन्होंने प्लॉट नहीं किया, बट आपको लगे तो वहां पर अच्छा प्लॉट किया है भाई, क्या बात है, मैं कैसे मिस कर सकता था, टॉपर्स की कॉपी की हम बात करें। तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड को इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है एंड उसके बाद देख सकते हो आप लोग कि एक्सेस डिमांड को इन्होंने प्रॉपर ग्राफ के थ्रू प्लॉट कर दिया है। अब ऐसा ग्राफ बनाने के लिए इन्होंने कॉपी सजाई वजाई नहीं है ना, कि बहुत ज्यादा नहीं सजाई, बस इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर ग्राफ बनाया, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट दिखाई है। यहाँ पे ई पॉइंट दिया जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, के पॉइंट दिया, देन उसके बाद हर चीज को प्रॉपर्टीज के थ्रू समझा दिया कि एक्सेस डिमांड में इन्होंने क्या क्या स्टडी किया है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आप गैप दो, यहाँ पे आपको प्रॉपर गैपिंग करनी है, स्पेसिंग देनी है, थोड़ा सा मिक्सअप लग रहा है। एंड यहाँ पे आप कोई भी चीज पॉइंट में लिखते हो तो एक पॉइंट के बाद आपको प्रॉपर गैप देना है, तब आप दूसरा पॉइंट स्टार्ट करो। Is it? तो यहां से ये निकल रहा है, जितनी भी चीजें हैं ग्राफ के थ्रू ज्यादा इजिली आप समझा सकते हो। तो ग्राफ एडीएएस, देन एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा था आपके एग्जामिनेशन में, आपको ग्राफ के साथ ही अपना आंसर देना है। Is it? ग्राफ करना ही करना है, चाहे वो 3 नंबर में क्वेश्चन है, चाहे 4 नंबर में, चाहे 6 नंबर में, आपको ग्राफ बना के चलना है। करेक्ट। इसी तरह से बच्चा एक आध पेज और दिखा देता हूं मैं, जैसे यहाँ पर देखो आप लोग कि क्वेश्चन में 20 है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अगर ये एक एमसीक्यू है बच्चा, तो ये एमसीक्यू के लिए ये पैटर्न मैं आप लोग को मना करूंगा कि ये पैटर्न नहीं करना है। ये उन्होंने किया है बट ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ये एक अगर मैच द कॉलम था तो यहाँ पर हम ये आंसर लिख के आ जाएंगे, इतना हमारे लिए इनफ है। अगर हम ये बनाने जाते हैं तो हम तभी बनाए जब हमारा बिल्कुल टाइम परफेक्ट चल रहा है, अदरवाइज हम यहाँ पर डायरेक्टली ये भी करके आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके सामने आंसर लिखे हैं। रिजल्ट इन्होंने यहाँ पर आंसर लिखे हैं, या जो भी इन्होंने क्वेश्चन उतार के आंसर लिखा होगा, बट ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो आपके पास अगर टाइम इनफ है तब आप इतना प्रॉपर क्वेश्चन उतारो, अदरवाइज मत उतारो, आप डायरेक्टली आंसर लिख के आ सकते हो अगर मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चा 6 नंबर वाले क्वेश्चंस में इन्होंने प्रॉपर देखो, आप देख सकते हो कि द मेजर चैलेंजेस दैट द पावर सेक्टर फेसेस टुडे। क्वेश्चन स्टार्ट करना बहुत जरूरी होता है कि आपका क्वेश्चन स्टार्ट कैसे हो रहा है। आपने डायरेक्टली लिखना चालू कर दिया चैलेंजेस एंड ऑल, नहीं, फॉलोइंग आर दी मेजर चैलेंजेस व्हिच आर फेसिंग बाय द पावर सेक्टर, ऐसे करके आप आंसर फ्रेम कर दो, या आप लिख दो कि भाई द मेजर चेंजेस दैट पावर सेक्टर आर फेसिंग आर समथिंग। तो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, एंड उसके बाद जो भी चीज आपको लिखनी है आप कोशिश करो पॉइंट्स में लिखो। यहाँ पे जो मैंने एक चीज नेगेटिव फील करी वो ये था कि भाई एक पॉइंट कंप्लीट होने के बाद गैप नहीं दिया गया, सेकंड पॉइंट को पीछे, सेकंड पॉइंट लिखने से पहले एक लाइन का गैप होना चाहिए। कोशिश ये करो बच्चा कि लास्ट लाइन तक नहीं, है ना। एक चीज मैं आपको और सजेस्ट करूंगा कि दोनों साइड में बहुत ज्यादा लाइन नहीं खींचनी है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे दोनों साइड पे ज्यादा लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों साइड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या इस साइड लाइन खींचनी चाहिए हमें, तो बिल्कुल खींचो बच्चा, बिकॉज यहाँ पर आप जब ऐसे अपनी थ्रेड बांधने के लिए आप अपना
उसमें प्रॉपर होल करते हो, तो बेसिकली ये कॉपी खराब हो सकती है साइड की। आप ज्यादा मत करिए, थोड़ा सा लेकर के स्केल का फ्रेम लेकर के साइड में कर दो, ताकि वहां से आपका प्रॉपर एक आंसर दिखे, राइट। बट यहाँ पर आप लोग सोचो कि कॉपी के पेज भरने के लिए ज्यादा ही अपन ने पेज को छोटा कर दिया, यहाँ तो था ही इतना, यहाँ पर हमने बहुत छोटा कर दिया, यहाँ आंसर लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ये नेगेटिव दिखेगा, बहुत नेगेटिव दिखेगा। तो प्रॉपर लाइन खींचना भी जरूरी है, मतलब जरूरी तो मैंडेटरी तो नहीं है, बट स्टिल खींचोगे, आपका प्रॉपर कॉपी का प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये कुछ कुछ चीजें थी जो आप लोग को आपके एग्जामिनेशन में जाने से पहले पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स के पेपर में कैसे फुल मार्क्स लेके आया जाता है, कैसे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करने की, अपने आंसर्स को लिखने की। तो आई होप आपको इस वाले सेशन से एटलीस्ट आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी है एग्जाम के टाइम पर, एंड कौन कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी है अपने एग्जामिनेशन के दौरान, इज इट। सो ऑल द बच्चा, इसी तरह के सेशंस आपके लोग आपके अपकमिंग डेज में आपको मिलते रहेंगे, एग्जामिनेशन तक मिलते रहेंगे, एंड सिर्फ और सिर्फ एग्जाम तक नहीं, आपको अकाउंटेंसी में ही मिलते रहेंगे। सो ऑल दो फिलहाल इन्हीं सारी बातों के साथ वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन बच्चों। मिलता है आपके साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। टेक केयर बच्चों।